Hello everyone, welcome back to another video from Dr. Rita Sharma, Biology World. And this video is in continuation of our last video where we were studying important human viral diseases. And in this video we are starting with mumps. तो आज start करते हैं mumps से. Mumps student स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारे मुंह के अंदर सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. ठीक है, ये हमने अपने पढ़ा हुआ है कि हमारे मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि 3 प्रकार की होती हैं. और वो 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? सबमैंडिबुलस, सबलिंगुअल और पैरोटिड. ठीक है, तो जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड है उनका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन को ही पैरोटाइटिस या मम्स कहते हैं. ठीक है स्टूडेंट, इतना क्लियर हुआ? यानी मम्स क्या है? इन्फेक्टेड पैरोटिड ग्लैंड या पैरोटाइटिस. ठीक है, ये जो मम्स है स्टूडेंट, ये भी सिंगल स्टैंड आरएनए वायरस से होती है जिसको मम्स वायरस या पैरामिक्सो वायरस कहते हैं. ठीक है, ये इसका ट्रांसमिशन एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है. एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू काफ़ी और भी हम पढ़ चुके हैं. तो क्या होगा, कोई अगर इन्फेक्शियस पर्सन है वो बोलेगा, छींकेगा, तो उससे जो ड्रॉप्स के साथ में जो वायरस बाहर आएगा और वो नॉन इन्फेक्शियस अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो वो उसको भी मम्स हो जाएंगे. इसके सिम्टम्स होते हैं स्टूडेंट्स, निगलने में प्रॉब्लम होना, स्वेलिंग होना, मुंह खोलने में प्रॉब्लम होना, फीवर होगी, वीकनेस होना, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं. अच्छा, ये तो हुए ये जबकि वो एकदम से किसी को मम्स हो गया है तो उस समय की स्थिति में एकदम से उसके जो गलसुए, अब मम्स को हिंदी में गलसुए कहते हैं, तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कान के जस्ट नीचे. तो वहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगी, फिर मुंह खोलने में प्रॉब्लम होगी, फीवर आएगा, वीकनेस हो जाएगी, दर्द भी होगा उसमें. लेकिन सिम्टम्स अगर स्टूडेंट ये इसके लेट कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, यानी अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर ना हो पाए और लेट कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो क्या होता है? तो क्या होता है स्टूडेंट, अगर ये मेल में होता है मम्स पैरोटाइटिस और लेट कॉम्प्लिकेशन हो जाए मेल्स में, तो ये टेस्टिस का इन्फेक्शन करता है. ठीक है, टेस्टिस का इन्फेक्शन जिसको ऑर्काइटिस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ऑर्काइटिस. टेस्टिस का इन्फेक्शन करता है जिसको ऑर्काइटिस कहते हैं. और इसके कारण मेल्स में स्टरलिटी हो जाती है, यानी मेल्स एजूस्पर्मिक तक होते हैं. तो जब भी कभी कोई ऐसा मेल पेशेंट जो कि आता है और उसको स्टरलिटी का केस है, तो फिर डॉक्टर्स पहले उससे पूछते हैं कि क्या कभी आपको मम्स या गलसुए हुए थे क्या. तो इसकी प्रिवेंशन वही है सेम जो कि हम मीजल्स में और रुबेला में जो वैक्सीन दे रहे थे वो यहाँ भी है, यानी MMR वैक्सीन, मीजल्स, मम्स और रुबेला के लिए जो दी जाती है. ठीक है स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट वन, दैट इज पोलियो. पोलियो का पूरा नाम है स्टूडेंट्स पोलियोमाइलिटीज़. क्या नाम है? पोलियोमाइलिटीज़. और या इसे इन्फेंटाइल पैरालाइसिस भी कहते हैं. देखो स्टूडेंट, इसमें माइलिटीज़ जो वर्ड है, मायो वर्ड जो यूज़ होता है वो मसल्स के लिए होता है. तो यानी इसमें क्या, और आइटिस यानी इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन. तो जो माइलिटीज़ का मतलब हुआ कि मसल्स का पैरालाइज्ड हो जाना, तो इसका नाम पड़ा पोलियोमाइलिटीज़. तो ऑफ कोर्स अच्छा, ये किसी भी एज पे हो सकता है. इसका कॉजेटिव एजेंट ऑफ कोर्स वही सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है जिसको पोलियो वायरस या एंटेरो वायरस कहते हैं. एंटेरो वायरस क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्योंकि ये जो वायरस है वो इंटेस्टाइन में रहता है और इंटेस्टाइन में के लिए एंटेरो वर्ड यूज करते हैं, इसलिए इसको एंटेरो वायरस भी कहते हैं. ओके, नाउ सेकंड, इसका जो ट्रांसमिशन है वो फीको ओरल रूट के माध्यम से होता है. फीको ओरल रूट, क्योंकि इंटेस्टाइन में वायरस रहता है तो फीसिस के थ्रू रिलीज पास होता है. फीसिस के थ्रू पास होने पर ये फ्लाइज या इंसेक्ट के द्वारा किसी फूड आइटम पर पहुंच जाता है. और फ्लाइज और इंसेक्ट के द्वारा जो फूड आइटम पर जब ये वायरस रिलीज हो जाता है, वायरस वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, तो वो फूड आइटम अगर कोई व्यक्ति बच्चा खा लेता है तो ये हो जाता है, तो उसमें ये वायरस पहुँच जाता है. तो इसका ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट से होता है. इसको ये एक बात स्टूडेंट यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि ये भी एक बहुत जल्दी फैलने वाली बीमारी है. क्या अगर मान लीजिए कोई पोलियो से ग्रसित बच्चा है, तो और मतलब उसको पोलियो हो रखा है और ऐसे स्कूल्स या ओवर क्राउडेड जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, तो ये बहुत जल्दी फैल जाएगा. अगर कैसे? क्योंकि ये वायरस का ट्रांसमिशन फीको ओरल रूट के माध्यम से होता है. क्या होगा कि जब ऐसा बच्चे ने फीसिस को रिलीज किया और उस पास किया और उसके थ्रू ये वायरस
बॉडी के बाहर पास हुआ फीसिस के थ्रू, और अगर उस फीसिस का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, एक्सक्रीटा का प्रॉपर यानी एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोजल नहीं है, प्रॉपर हाइजीन नहीं है, तो ये और मक्खियाँ वगैरह, बहुत मक्खियाँ इंसेक्ट्स हो रखे हैं, तो ऐसे में अगर मान लीजिए कि ये वायरस उसके फीसिस में था, फीसिस में से में था, और मक्खी और किसी इंसेक्ट उनके उस पर बैठा फीसिस पर, और वही मक्खी या इंसेक्ट जाकर किसी फूड आइटम पर बैठ गई, तो उसने क्या किया कि वहाँ से उसकी बॉडी में जो वायरस चिपका था वो उसने फूड आइटम पर जाके उसको बैठी, तो वहाँ पर वो चिपक गया, और वो फूड आइटम अगर किसी बच्चे के द्वारा खा लिया जाता है तो इस तरीके से ये इसका ट्रांसमिशन, इस वायरस का ट्रांसमिशन इसके थ्रू हो जाता है। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो फ्लाइज हैं या इंसेक्ट हैं, मक्खियाँ या जो कीड़े मकोड़े हैं, ये कोई वेक्टर नहीं है, यानी ये वायरस उनकी बॉडी के अंदर नहीं जाता है, वो वेक्टर नहीं है या करियर नहीं है, वो मैकेनिकल करियर है, मतलब बाहर से ही वो उनकी बॉडी पे चिपका, और वो वहाँ से उनकी बॉडी पे चिपके होने की वजह से वहाँ दूसरे आइटम पे बैठे तो वहाँ चिपक गया। ठीक है, इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का है। ये जो वायरस है इंटेस्टाइन में रहता है वहाँ, और वहाँ से ब्लड के माध्यम से नर्वस सिस्टम तक पहुँच जाता है, और जब ये नर्वस सिस्टम पर पहुँच जाता है तो समझो क्या होता है। अब पोलियो में होता क्या है, मसल्स का पैरालिसिस। कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल या वॉलंटरी मसल्स। अब समझो क्या होता है कि ये जो वायरस है ये मोटर न्यूरॉन्स या वेंट्रल स्पाइनल नर्व्स के वेंट्रल रूट को डैमेज कर देता है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है उनका काम क्या है, उनका काम है मसल्स को कमांड भेजना कि वो, जिससे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर पाएँ। लेकिन होता क्या है कि जब ये मोटर न्यूरॉन्स या वेंट्रल रूट जिसके थ्रू ये मोटर न्यूरॉन्स जा रही होती हैं उसको स्पाइनल नर्व्स की वेंट्रल रूट को ये वायरस डैमेज कर देता है। जब ये डैमेज हो जाता है तो जो मैसेज पहुंचना था मसल्स को वो नहीं पहुंच पाती, वो कंट्रैक्ट नहीं कर पाती और मसल्स का पैरालिसिस हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें ये हमने जान लिया। अब इसकी बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन क्या किया जाए भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, क्योंकि ये फीको ओरल रूट के माध्यम से इधर उधर पहुंचता है, तो जितना तो एक्सक्रीटा जो भी है उसका प्रॉपर डिस्पोजल हो, और ऐसी कोई भी जगह जहाँ पर बहुत सारे बच्चे वगैरह रहते हैं और कोई पोलियो का बच्चा है तो वो ओवर क्राउडिंग वहाँ पर नहीं हो, और प्रॉपर डिस्पोजल किया जाए एक्सक्रीटा का। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं कि इस प्रिवेंशन के साथ साथ इसके लिए और क्या अवेलेबल है। तो भाई इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। आपने इसमें बहुत अब स्टूडेंट यहाँ ये जान लेते हैं कि इसमें दो प्रकार की टू टाइप्स की वैक्सीन अवेलेबल है। एक तो है जो कि 2 बूंद जिंदगी की, आपने बहुत ऐड देखा हुआ टीवी पर, 2 बूंद जिंदगी की। ये क्या है, ये ओरल पोलियो वैक्सीन है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन है जो कि मुंह के थ्रू 2 ड्रॉप बच्चे को दी जाती हैं। दूसरे होती है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल यानी जो इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती है। तो जिसके अब बात कर लेते हैं कि भाई ये इनका डेवलपमेंट किसने किया था। तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है ना स्टूडेंट, इसको साइंटिस्ट हुए थे साक, उन्होंने डेवलप किया था, SAL के साक, इन्होंने डेवलप किया था। और जो इसमें जो वायरस यूज़ होता है कोई भी वैक्सीन में, हमने पढ़ा है कि वो कैसे बनती हैं, वायरस लाइव या वीकेंड या अटेन्यूटेड वायरस या डेड वायरस को यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है ना स्टूडेंट, इसमें किल्ड वायरस को यूज़ किया जाता है। और इसका जब इंजेक्शन बॉडी में इसको जब इस इंजेक्शन के माध्यम से इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो इसके खिलाफ जो किल्ड वायरस दिया गया है एंटीबॉडी बनाता है, यानी हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाता है, हम रेडीमेड एंटीबॉडीज नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरा हुआ स्टूडेंट ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसको डेवलप किया था सेविन ने। सेविन साइंटिस्ट हुए, उन्होंने डेवलप किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कईयों बार पूछे गए हैं। दूसरा, जिसमें कौन सी कैसा वायरस यूज किया जाता है वैक्सीन बनाने में, लाइव अटेन्यूएटेड वायरस। लाइव और वीक या अटेन्यूएटेड वायरस, लाइव वायरस होता है लेकिन उसको वीक करके, जिसको अटेन्यूएटेड भी बोलते हैं हम, वीक करके हमारी बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि ओरल ड्रॉप्स के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंचाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब इसके बाद हम बात करते हैं हेपेटाइटिस की। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपने डिजीज पढ़ेंगे, दैट इज हेपेटाइटिस। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं हेपेटाइटिस की। हेपेर वर्ड जो होता है यूज़ किया जाता है लिवर के लिए, और आइटिस वर्ड होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। तो एक्चुअली हेपेटाइटिस क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर या लिवर का इन्फेक्शन। इसका कॉज जो होते हैं, कई कारण होते हैं हेपेटाइटिस होने के। जो मोस्ट कॉमन टाइप है जो वो है वायरल इन्फेक्शन। तो
मोस्ट कॉमन टाइप है वायरल इन्फेक्शन। इसके अलावा हेपेटाइटिस जो है वो ड्रग लेने की वजह से, ड्रग्स की वजह से, केमिकल की वजह से, अल्कोहल की वजह से या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से होता है। इसमें एक्चुअली होता क्या है स्टूडेंट हेपेटाइटिस में कि इसमें लिवर का इन्लार्जमेंट होता है। सबसे पहले लिवर का इन्लार्जमेंट होता है जिसको हेपेटोमेगाली कहते हैं, फिर बाद में लिवर श्रिंक होता है जिसको फाइब्रोसिस कहते हैं, फिर सिरोसिस होती है, सिरोसिस होता है लिवर का, लिवर सिरोसिस बोलते हैं जिसको, देन लिवर फेलुअर होता है और कई बार ये लिवर कैंसर भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें स्टूडेंट लिवर अफेक्ट होता है तो लिवर अफेक्ट होता है तो इंडाइजेशन होता है, वीकनेस होती है, फीवर होता है। अब जब ये इंडाइजेशन रहेगा, वीकनेस रहेगी, फीवर रहेगा तो भूख नहीं लगेगी, तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, एनोरेक्सिया जिसको हम बोलते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशंस, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट हो जाता है और जॉन्डिस एटसेट्रा, ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब क्या होता है स्टूडेंट, एक चीज़ और यहाँ पर जान लीजिए कि जॉन्डिस इज़ नॉट अ डिजीज़। जॉन्डिस कोई बीमारी नहीं है। जॉन्डिस बॉडी में बिलिरुबिन का बढ़ जाना है और जो जिसकी वजह से येलो स्किन हो जाती है और येलोइंग ऑफ बॉडी हो जाती है। तो ये सिम्टम है जो कि बता रहा है कि बॉडी में कोई डिसफंक्शनिटी हो रही है। अब जो हेपेटाइटिस स्टूडेंट ये 5 प्रकार का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। और इन्हीं के नाम पर इनके वायरस हैं। हेपेटाइटिस ए का वायरस है हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस डी वायरस, हेपेटाइटिस ई वायरस। ठीक है स्टूडेंट, अब क्या है इसमें जो हेपेटाइटिस ए और ई हैं वो तो है एक्यूट डिजीजेस। जो एक्यूट डिजीजेस मतलब जिनके सिम्टम्स बहुत फटाफट आते हैं और बहुत फटाफट वो जल्दी ठीक भी हो जाती हैं। तो हेपेटाइटिस ए और ई दोनों, एक्यूट की स्पेलिंग कैसे होती है, ACUTE, तो ए और लास्ट वर्ड ई, ए और ई क्या है, एक्यूट डिजीज हैं, और BCD ये क्रॉनिक डिजीजेज हैं। क्रॉनिक यानी ये लंबे समय तक चलती हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद जो है कि वो हेपेटाइटिस बी जो है वो डबल स्टैंड DNA वायरस से होती है। हम कई समय से ये वाली बात बोल रहे हैं लगातार कि हेपेटाइटिस बी जो स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस बी ये डबल स्टैंड DNA वायरस होती हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेस सिंगल स्टैंड RNA वायरस होती हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसमें भी हेपेटाइटिस बी को छोड़कर A, C, D और E ये सभी सिंगल स्टैंड RNA से होते हैं, बी डबल स्टैंड DNA वायरस से होती है। ओके, नाउ जो इम्पॉर्टेंट है कि हेपेटाइटिस ई की मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है। हाई मॉर्टेलिटी रेट है हेपेटाइटिस ई की इन प्रेग्नेंट वुमेन। अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हेपेटाइटिस ई हो जाए तो जो गायनिक है वो भी घबरा जाते हैं क्योंकि उससे उनके मरने के बहुत बारी उनमें मॉर्टेलिटी का कारण हेपेटाइटिस ई होता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम वन बाई वन इन सबको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए जिसका सिंगल स्टैंड RNA हेपेटाइटिस ए वायरस है और ट्रांसमिशन इसका फीको ऑरल रूट, वही सेम फीको ऑरल रूट के माध्यम थ्रू होता है। ये एक्यूट डिजीज़ है और जो पेशेंट है वो 4 से 6 वीक में सही भी हो जाता है। वैक्सीन अवेलेबल है। द गुड थिंग इज़ दैट कि हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन अवेलेबल है। अब साथ ही साथ हम बात कर ले रहे हैं यहाँ पर हेपेटाइटिस ई की। ये भी क्योंकि एक्यूट डिजीज़ है, इसका भी ट्रांसमिशन फीको ऑरल रूट से होता है, इसकी बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। हेपेटाइटिस ए की अवेलेबल है, ई की अवेलेबल नहीं है और इसकी हाई मॉर्टेलिटी रेट है प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है स्टूडेंट, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की। हेपेटाइटिस बी जो है वो कि मैं जो बहुत समय से बोल रही हूँ डबल स्टैंड DNA वायरस से होती है। इसका ट्रांसमिशन जो है स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका ट्रांसमिशन या तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो जाता है कि अगर किसी ने किसी को ब्लड दिया, बड़े अच्छे उससे दिया, ब्लड किया, लेकिन अगर उसकी ब्लड में पहले से ये वायरस है तो वो उस रेसिपिएंट की बॉडी में भी पहुँच जाएगा। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और बॉडी सीक्रेशन से, अगर बॉडी सीक्रेशंस हैं उनके थ्रू, और मदर से फीटस में, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली निडल शेयरिंग वगैरह से भी, ये इन्फेक्टेड निडल शेयरिंग से, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ दैट कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, तो पहले तो ये एक्यूट कंडीशन में होती है, बाद में ये क्रॉनिक कंडीशन में पहुंच जाती है और इससे लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर तक हो जाता है। ठीक है, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। RDNA रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी से बनाई गई वैक्सीन अवेलेबल है और जो कि एक सेकेंड जनरेशन वैक्सीन है। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टूडेंट मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हेपेटाइटिस बी है वो मदर से फीटस में चला जाता है क्योंकि ये प्लेजेंटा को क्रॉस कर लेता है और इसका वर्टिकल ट्रांसमिशन होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ बात करते हैं हम हेपेटाइटिस
सी की, हेपेटाइटिस सी जो कि जिसका वायरस है हेपेटाइटिस सी वायरस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ये बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है। ये भी एक्यूट, पहले एक्यूट रहता है, फिर क्रॉनिक होता है और लिवर कैंसर तक क्रिएट कर सकता है। तो देखो भाई, बी लिवर कैंसर कर सकता है, सी लिवर कैंसर कर सकता है, और डी तो डिफेक्टिव वायरस है, वो अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर हेपेटाइटिस बी और डी मिल जाएं, दोनों मिल जाएं, तो लिवर कैंसर हो सकता है। क्योंकि लिवर डिजीज तो बी क्रिएट करेगा, डी तो कर ही नहीं सकता, लेकिन डी उसका साथी बनकर और ज़्यादा डिजीज़ को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये भी पहले एक्यूट रहता है, फिर क्रॉनिक हो जाता है, फिर लिवर कैंसर तक क्रिएट करता है। इसका ट्रांसमिशन भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की थ्रू और इन्फेक्टेड निडल की शेयरिंग से होता है, बट दिस इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इसको नॉन ए या नॉन बी हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। हेपेटाइटिस डी जो है वो हेपेटाइटिस डी वायरस से होती है, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। ये एक डिफेक्टिव वायरस, डी फॉर डिफेक्टिव। तो हेपेटाइटिस डी जो है वो डिफेक्टिव वायरस है, यानी ये अकेला कुछ नहीं कर सकता। तो क्या करेगा, तो इसका को इन्फेक्शन होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ। तो अगर बी वायरस के साथ ये मिल जाएगा तो ये कुछ कर पाएगा, वरना कुछ नहीं कर सकता। तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, बी और डी। और इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है हेपेटाइटिस डी की। ट्रांसमिशन इसका भी हेपेटाइटिस बी की तरह होता है, यानी दिस इज ऑल्सो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मदर से फीटस में आ सकता है, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड निडल से हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है। को इन्फेक्शन इसका मॉर्टिलिटी रेट को बहुत 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 बढ़ा देता है। तो स्टूडेंट, आज हमने कवर की बहुत इंपॉर्टेंट डिजीजेस, वो थी हमारी पोलियो, मम्स और हेपेटाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे वीडियो में हम द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट डेंजरस डिजीज एड्स को डिस्कस करेंगे। अभी आज बस इतना ही, और थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और बेल आइकन दबाइए जिससे कि मेरे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।